हेलो एवरीवन। अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 4 लेक्चर बना चुका हूं और उसको चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको ये फायदा होगा कि इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे और इस पूरे चैप्टर का परसेंटेज चैप्टर का जो बेसिक्स है वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेसिक्स अगर आपको समझ में आता है तो आगे के सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये लेक्चर 5 है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 4 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ये लेक्चर 5 वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और आप ये जानते ही हैं कि इसके पहले जो लेक्चर जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। 17 वीडियो है टोटल, उसको आप जाके देख लीजिए। इस 17 वीडियो में आपके जो है 16 और 17वां जो वीडियो है वो आपका किस्त वाला है। ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए। कहने का मतलब ये पूरा कंप्लीट है। कोई भी एग्जाम आपको, स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम कुछ भी आपको देना है तो ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन और 2 4 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं ये 18वां वीडियो बना दूंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। और ये दूसरा परसेंटेज मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं इसमें। हाँ, इसके पहले मैं जो है 4 वीडियो बना चुका हूं, है ना। इसका परसेंटेज का वो 2 साल पहले ही मैं बना दिया था जब उस टाइम मैं पढ़ा रहा था। तो अभी वो 4 वीडियो के आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसका बेसिक्स आपको देखना है तो उन 4 वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और तीसरे में मैं क्या करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले परसेंटेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे परसेंटेज होते हैं। 3 साल 4 साल की बात होती है तो उसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए, या बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां परसेंटेज का बहुत रोल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में उतना ज्यादा रोल नहीं था, बहुत आसान चैप्टर होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज पड़ते हुए जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद ये पढ़ा दूंगा। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ अभी अपलोड नहीं किया है चैनल पे, छोटे मोटे कुछ वीडियो हैं वैसे। 2 साल के अंतर, 3 साल के अंतर एक है और एक आधा और होंगे। ठीक है, और चौथा प्रॉफिट, इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, वो कवर करा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आई थिंक 9 या 10 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया हूँ। उसकी बेसिक्स बताया हूँ, सारी चीज़ें जितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है सब कुछ बताया हूँ। कहीं कोई रटाने की कोशिश नहीं किया हूँ, कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो ठीक है, ये इस यूनिट में आता है इसलिए इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं यूनिट वाइज चीज़ों को ऐसे ऐसे यूनिट वाइज बना के रखा था। जैसे इस यूनिट के अंदर, एक यूनिट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये मैं मानता था ये यूनिट कवर हो गया क्योंकि एक ही तरह की ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या होगा, और जैसे देखा था आपने इसके बीच में मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी कुछ 2 वीडियो मैंने आपको 2 वीडियो मैंने दिया मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 2 3 लेक्चर और बनेगा, वो मैं कभी भी बीच में बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट से ही पढ़ाते हैं अभी। और बाद में जो बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा वो आपको स्पीड, टाइम टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि वो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगता है उसको समझने में, वो करने में। तो वो जब बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, इसकी बेसिक्स को देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स समझेंगे, उसके बाद जो भी इसका तरीका होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर 1 से लेकर 4 तक आपने लेक्चर देखा होगा तो नंबरिंग करते गए हैं, तो वहां से नंबरिंग कर लीजिए। या टाइप वाइज अगर नंबरिंग करते हैं तो टाइप वाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो में, एक लेक्चर में मैं एक ही टाइप आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, घट गया या घट जाता है। ठीक है, घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता, जो कस्टमर है ना, जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, पहले कि जितने व्यय में क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल से ये है कि जो भी प्राइस थी पहले की, कुछ प्राइस रही हो, बाद की प्राइस घट जाती है। और ये चाह रहा है जितना खर्चा पहले करता था उतने खर्चे में ही अभी भी वो सामान को लाना चाह रहा है। तो जब प्राइस घट जाएगी तो आप जो भी सामान लाएंगे वो ज्यादा आएगा, क्योंकि पैसा आप फिक्स कर रहे हैं। तो इसको बेसिक समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने चीनी 10 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से आपने चीनी खरीदने गए हैं। आप 1 रुपए का 10, मतलब 1 किलोग्राम 10 रुपए का है। और मान लीजिए आप 2 किलोग्राम चीनी ले आते हैं, 2 किलोग्राम। ठीक है, अब ये गुड़ा नहीं रखते हैं, 2 किलोग्राम लाते हैं। तो बताइए 10 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से 2 किलोग्राम चीनी लाएंगे तो बताइए आपके जेब से 20 रुपया जाएगा, ये आपके जेब से कुल खर्च होगा। तो इसको मैं कुल खर्च लिख सकता हूँ या व्यय लिखा जा सकता है। ठीक है,
कुल व्यय लिखा जा सकता है, कुल खर्च लिखा जा सकता है। ये एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा ये क्या, ये तो प्राइस है, इसको मैं मूल्य लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनको जब आपने गुणा किया तब जाके 20 आया। और ये क्या है, 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम आपकी क्वांटिटी है ना। ये मात्रा है तो यहाँ मैं मात्रा लिख दूं, या कहीं कहीं यहाँ पे मात्रा की जगह आप खपत भी पाएंगे, ये दिमाग में रखना। जो ये क्वांटिटी लिखा है इसकी जगह आप कहीं कहीं खपत भी पाएंगे, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, मूल्य गुणे मात्रा या मूल्य गुणे खपत यही खर्च होता है, यह व्यय होता है, ठीक है। अच्छा अब बात को जरा सा थोड़ा थोड़ा समझना। अब इस जो टाइप है ना, इस टाइप में 3 वेरिएबल है, मूल्य है, मात्रा है और खर्च। इन्हीं 3 वेरिएबल में पूरा सवाल है। अगर इन्हीं 3 वेरिएबल को आप समझ लेते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब इन्हीं 3 वेरिएबल में से आपको 2 की मान दिया रहेगा, जैसे कभी आपको मूल्य का मान दे दिया और मात्रा का दे दिया, आपसे खर्च पूछ लिया, या खर्च दे दिया आपको, मूल्य दे दिया, मात्रा पूछ लिया। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है और परसेंटेज भी पूछ सकता है। इतनी सारी चीजें होती हैं, बस वेरिएबल 3 है, इन्हीं में 3 में पूरा गेम है, इन्हीं को बेसिक समझना है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब ये कह रहा है ये प्रारंभिक मूल्य था, ये जो भी था ये प्रारंभिक था। अब नया केस क्या हो रहा है, मान लेते हैं जो भी नया केस क्या हो रहा है, नए में ये हो रहा है, कह रहा है कि 20% प्राइस घट गई। मान लेते हैं यही, अभी तो ये एग्जांपल लेके कह रहे हैं, इसी को मान लेते हैं 20% प्राइस घट गई। अगर ये 20% प्राइस घट जाएगी, मान लो 10 रुपया पर किलोग्राम था, 20% घटा देंगे, अब जो आपको चीनी मिलेगा वो 8 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। बात समझ रहे हैं। और आप चाह रहे हैं 20 ही रुपया ही खर्च करना, है ना। व्यय कितना है, जितना व्यय था उतने में ही, व्यय वही है 20 रुपया। तो आप ये बताओ कितना सामान आप खरीद के लाओगे भाई, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 या 2.5 किलोग्राम, इतने ही तो लेके आएंगे, इतने ही तो गुणा करेंगे। बात समझ रहे हैं। यानी अब आप देख रहे हैं, पहले आप 2 किलोग्राम सामान लाते थे उस रुपए में, ठीक है। अब जब प्राइस घट गया तो आप सामान ला रहे हैं 2.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम आप ज्यादा ला रहे हैं। अगर आप परसेंटेज बात की जाए, यहां से आप कितना परसेंट ज्यादा ला रहे हैं सामान, तो पहले तो आप 2 लाते थे, वो नीचे रख देना है ना। और बढ़ी कितनी है 5.5, 0.5 ऊपर रख देना, गुणे 100 कर देना है। यही आपका आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 25%, ठीक है। 25% आप सामान ज्यादा लाएंगे। बात को आप समझ रहे हैं, ये सिंपल सा होता है। लेकिन एक चीज और समझने की बात है, एक चीज और, यहां पे हमने वैल्यू दे दी तो आपने ऐसे कर दिया। अच्छा अगर अनुपात की बात करते हैं तो दी देखना मूल्य का अनुपात कितना है। अगर मूल्य का अनुपात में बात करूं, मूल्य और ये मात्रा की, यानी अब यहां पे हम प्राइस और क्वांटिटी लिखते हैं, पी और क्यू लिख देता हूं, इसको समझ जाना, ठीक है। अच्छा मूल्य की बात करूंगा तो 10 और 8 का अगर अनुपात आप बनाओगे, 10 और 8 का अनुपात, ऐसे आप इनको अनुपात में अगर देखना चाहेंगे तो कितना अनुपात आएगा ये बताइए। अब भाई 10 और 8 का अगर अनुपात आप बनाएंगे तो कितना कटेगा, देखिए 5:4 आ रहा है, ठीक है। बात आप समझ रहे हैं, या 5:4, चलिए मैं लिख देता हूं 5:4, ठीक है लिख दिया। और मात्रा का अनुपात बताएंगे तो पहले 2 था और बाद में कितना था 2.5। इनको पूरा हल करेंगे तो इसको 20 दशमलव हटाने के लिए 10 10 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। तो पहले 4 था और बाद में 5 हो गया। आप समझ रहे हैं, ये अनुपात आपका आ रहा है। और ये क्वांटिटी बराबर है, जो भी क्वांटिटी होगी यहाँ पे 20 आ रहा है, मान लीजिए अभी ये अनुपात की बात आ गई तो जो भी है ये क्वांटिटी देखिए 20 आ रहा है, यूनिट है अभी ये 20। तो एक चीज आप देख रहे हैं, आपने एक चीज देखा कि ये जो आपका प्राइस का जो अनुपात है, जैसे पहले प्रारंभिक था बाद में कितना हो गया नया, ठीक है। और अगर ये वैल्यू फिक्स है तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी का जो अनुपात जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, मतलब इसको पलट जा रहा है। जैसे 5:4 पे प्रारंभिक था, है ना, 5:4 ये नया है, तो क्वांटिटी के 4:5 हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना दिमाग में, कभी भी अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ये वैल्यू नियत, नियत मतलब ना बदले, अगर ये वैल्यू नियत हो जाती है तो प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब जो प्राइस का अनुपात आएगा अगर उसको आप पलट देते हैं तो वो क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा। कब, जब ये खर्च नियत हो जाए, खर्च या व्यय, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। बात समझ रहे हैं। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से अगर खर्च आपका जो है, यहाँ की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू अगर आप कांस्टेंट रख देते, नियत रख देते हैं, तो मूल्य और मात्रा का जो भी वो बनेगा रिलेशन, वो हो जाएगा क्वांटिटी इनवर्सली, या क्वांटिटी के लिए प्राइस पहले के लिए प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि ये व्युत्क्रम हो जाएगा। कहने मतलब अगर P और P मतलब प्राइस का रेशियो अगर 4:5 है तो पलट जाएगा 5:4 आ जाएगा। ये छोटी सी बात समझने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं। और बहुत सारे फिजिक्स में अगर जो फिजिक्स पढ़ा होगा इस रिलेशन को समझ रहा होगा, व्युत्क्रम समानुपात ये सब सारी चीजें जो भी होती है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इस चीज को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहीं भी रिलेशन बनेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसका जो भी अनुपात आएगा वो पलट जाएगा, वो क्यू का अनुपात आ जाएगा।
बात समझ, प्राइस का अनुपात को पलट देंगे तो क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगाते हुए चलना है। सबसे पहला देख रहे हैं इस वाले सवाल में मैं क्या किया हूं, मैं अनुपात, ये स्पेंड होगा, स्पेंड नहीं एक्सपेंडिचर होगा, स्पेंड तो दूसरी चीज होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो ये है ना, तो एक्सपेंडिचर होगा या एक्सपेंस लिख सकते हैं, खर्च है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये रिलेशन आएगा इसमें, जब कब, जब आपका व्यय नियत होता है तब। अब जैसे इस सवाल को सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूं, फिर और भी तरीके से बताता हूं ऐसे कैसे करना है, और यही यही तरीका हर जगह अपनाते हुए चलना है। जैसे सबसे पहले आपको मूल्य पता था, तो मूल्य आपका 20% था, 20% कम हो रहा है तो 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20 पंचे 100 1/5 होंगे, क्योंकि प्रतिशत का मान होता है, प्रतिशत को आपको बताया था प्रति सैकड़ा होता है तो 1/100 होता है। तो 20% को जब भी आपको हल करना होगा तो परसेंट की जगह आप 100 रखेंगे तो 1/100 रखेंगे, और इनको काटेंगे तो आ जाएगा 1/5। तो ये सब सारे परसेंटेज मैं आपको रटा दिया था, बहुत छोटे छोटे परसेंटेज है, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 20% तो ये मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और कितना कम हो रहा है, 20%, तो ये अगर प्रारंभिक मूल्य, ये यूनिट में ऐसे ही माना जाता है, इसको आपने प्रारंभिक मूल्य मान लिया, तो इसी का 20% ये प्रतिशत रिजल्ट होता है, बात समझ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया है, या यूनिट मान लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू ना, यूनिट मान लीजिए 5 यूनिट है, तो 20% अगर इसमें कम करेंगे तो एक कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो नया मूल्य होगा ना, नया मूल्य, वो नया मूल्य हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, सिंपल। तो आपको क्या करना है, देखिए पी और क्यू, ठीक है, और यहां पे जो भी होगा एक्सपेंडिचर होगा, और ये गुणा, आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी को गुणा कर देंगे तो वही आपका खर्च आ जाएगा। तो भाई प्राइस पहले 5 था, बाद में कितना हो गया 4, बात समझ गए, सिंपल सा आप समझ गए, ठीक है। तो ये प्रारंभिक था, और ये कितना है, नया है, नया मूल्य है, ठीक है। अब प्रारंभिक और नए की ये सब बात हो रही है, तो ये जब आपको पता है क्या होगा, जितना व्यय उतना ही है, अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो बताइए ये रेशियो पलट जाएगा, तो यहाँ 4:5 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 4:5। तभी तो जाके देखिए जो एक्सपेंडिचर आपका, एक्सपेंस जो खर्चा है वो देखिए, तभी भी दोनों में दोनों यूनिट सेम है, यहाँ भी 20 यूनिट, यहाँ 20 यूनिट, इनका अभी कोई रोल ही नहीं है, बस हमें इतना ही रोल, एग्जाम में अगर इतना ही सवाल है तो इतना हल करने की जरूरत नहीं है। आप 5:4 तो 4:5 कर दिया, बस सिंपली, ठीक है। अब यहीं पे देखना, ये प्रारंभिक खपत थी, ये प्रारंभिक आपकी खपत है, या प्रारंभिक ये मात्रा है, ये क्वांटिटी थी ना, क्वांटिटी है, और ये प्राइस है, तो ये प्रारंभिक क्वांटिटी है, और ये बाद की क्वांटिटी है, तो प्रारंभिक क्वांटिटी 4 थी, बाद की क्वांटिटी 5 है, तो बढ़ा कितना, एक क्वांटिटी, एक बढ़ा किस पे, 4 पे, तो प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि देखेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि जब आपको निकालना होगा, तो बढ़ा है एक किस पे, 4 पे ना, रेफरेंस तो 4 से ही लेंगे, बार बार ये समझाया हूं, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25% आपकी जो भी होगा वो क्वांटिटी में उतनी अधिक आप ला सकते हैं घर खरीद के, बात समझ रहे हैं, उतना चीनी ज्यादा ले आ सकते हैं, बात समझिए इस चीज को। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझने की जरूरत। अच्छा दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसमें फार्मूला बेस कर सकते हैं, मत मत करिए फार्मूला बेस, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, एक फार्मूला और एक 100 मान के भी कर सकते हैं, ये सब मैं मिटा देता हूं, वो कैसे, ये सब मिटा देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, पहला क्वेश्चन समझाने में समय लगता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको ये पता है आपके पास ये 3 वेरिएबल हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए व्यय प्लस माइनस व्यय, या इसको खर्च कह लीजिए, खर्च, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये जो इंक्रीज करता है वैल्यू, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए मूल्य प्लस माइनस मूल्य, ठीक है, प्लस माइनस मात्रा के लीजिए या खपत के लिए, चलिए मात्रा लिख दिया मैंने, क्वांटिटी, प्लस माइनस मूल्य गुणे मात्रा बटे 100, बात समझ रहे, ये चीज है। अब इसको कैसे करेंगे, अब आपको ये पता है कोई चीजें, ये वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, कहने का मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है व्यय, तो जीरो रख दिया। यहां पे यही तो आपने कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने, तो पहले जितना व्यय कुछ नहीं, जीरो। अच्छा मूल्य कितना बढ़ा, मूल्य बढ़ा है 20%, घट गया है तो -20, अगर घट गया तो माइनस, बढ़ गया तो प्लस। मात्रा, मात्रा बढ़ेगा ही तो मान लेते हैं प्लस एक्स, है ना, और ये दोनों का गुणा होता है, जैसे ये प्लस और ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस, ठीक है, एक बढ़ रहा है घट रहा है तो हमने माइनस कर लिया, तो 20 इंटू एक्स, है ना, बटे 100, इन्हीं को हल कर लो, तो कैसे आ जाएगा फाइनली, इसको चाहे गुणा कर लो चाहे जैसे भी हल कर लो, है ना, तो इनको जब ये गुणा करोगे तो यहाँ जीरो, ये जीरो, और बाकी ये गुणा करोगे -2, और ये 2000, है ना, प्लस ये कितने के 100x, ठीक है, -20x, ठीक है, सिंपल। और इसको उधर ले जाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, 80x, ये बराबर कितने के, 2000 के, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2000 बटे 80 के, ठीक है, इनको काटें, ये काट दिया,
तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। देखिए 25% की वृद्धि हो गई। बात समझ गए? प्लस आपने लिया 25% की वृद्धि हो गई। सिंपल सा। अगर आप इस तरह फार्मूला वेस्ट करते हैं तो ठीक है, ऐसे करना है। तो कभी भी देखिए 3 वेरिएबल है, तीनों के हिसाब से है। ठीक है, ये सक्सेसिव इंक्रीज होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होते हैं ये सारी चीजें जब इस तरह का कोई भी डाटा बनता है। बहुत जगह आप इस तरह के फार्मूले में देखे होंगे ए प्लस बी, आप प्लस माइनस या ऐसे प्लस माइनस करते होगे ए इंटू बी बाई 100 ना, ये होता है। तो सक्सेसिव जब कभी बढ़ोतरी होती है, क्रमागत जब वृद्धि होती है, तब ये चीजें लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा अगर 100 मान के करते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसे, ये भी देख लीजिए। 100 मान के कैसे होगा। अब आपको यही करना है। आपने सबसे पहले प्राइस था, मैं पी लिख देता हूं तो इसको मूल समझना, फिर ये क्वांटिटी लिख दिया और यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया, खर्चा लिख दिया, तो ये गुणा होगा, यहाँ जीरो होगा। अगर मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट है, मान लिया प्राइस 100 यूनिट है पहले, तो ये क्वांटिटी भी मान लेता हूँ 100 यूनिट, कुछ भी आप मान सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। जो आपको 10 भी मान सकते हैं तब भी आंसर आएगा। 100 मानने परसेंट की बात होती है, कुछ चीजें कट जाती है, तो जब इनको गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दो दो जीरो गुणा हो गया। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, प्राइस कुछ घट रहा है, 20% आप घटा दो, तो 20% जब आप घटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये गुणे कितना होगा, इसमें से कितना बढ़ेगा, तो मान लेते हैं x% बढ़ेगा, तो 100 प्लस x कर लिया। ठीक है, और यही बराबर कितने के है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उतने ही रखना है हमें क्योंकि खर्च सेम है। तो बस इन्हीं को गुणा कर दो, 80 गुणे इतना प्लस x बराबर कितने के, इतने के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे ये प्लस 80x। ठीक है, और ये बराबर कितने के, 1 2 3 4 के, तो 80x बराबर कितने के, इसमें से 8000 10,000 में से घटाओगे तो 2000 बच जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 80x बराबर 2000 के, यानी x बराबर 2000 बटे 80, 2000 बटे 80, तो ये खत्म हो गया, तभी भी कितना आ जाएगा 25%। बात समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं आप तीन तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप फ्रैक्शन से वैसे कर लिया, जैसे रेशियो मेथड से किया। एक तो फार्मूला बेस्ड होता है जिसको मुझे नहीं लगता यहां लगाने की जरूरत है। ठीक है, और तीसरा ये 100 मान के भी आप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यही तीन अननोन वेरिएबल है जिसपे सारे क्वेश्चन होते हैं। आपको तीन चीजें मैंने बता दी, लेकिन तो मैं आपको रेशियो मेथड से ही करते हुए सॉल्व करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से मैंने सॉल्व कर दिया 25%। अच्छा मैं ये बताया था इसमें, जैसे मैंने कहा था कि अगर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता है, जैसे भाई 20% आपने किया तो आपकी वैल्यू 1/5 आई, तो ये प्रारंभिक मूल्य हो गया और ये घट के 4 हो गया। अब यही जस्ट अपोजिट होगा तो मान लेते हैं यही 4 यूनिट होगा, क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/Q के होगा, तो ये पलट जाएगा, तो ये प्रारंभिक ये क्वांटिटी हो जाएगी और ये बाद की क्वांटिटी हो जाएगी। तो सीधे यहीं से देखा, एक बढ़ा किस पे, 4 पे, तो 1/4 गुणे 100, यहीं से आपका 25% आ गया। तो उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो तो समझाने के लिए मैंने कर दिया। एक बार आप चीजें समझ जाएंगे ना कि प्राइस और क्वांटिटी का यूनिवर्सली रिलेशन होता है ना, व्युत्क्रम रिलेशन होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे जो भी अनुपात इसका बन रहा है प्रारंभिक और नए का, उसका वो पलट के बन जाएगा। बात समझ गए? इतनी सी बात थी इसमें। अब इसको एग्जाम में आप चाहे कितना भी लेंदी करिए, लेकिन सिंपली ऐसे ही लगता है। ये सवाल किसी का गलत नहीं होता, बहुत लोग और भी तरीके बताते हैं, आपका भी सही होगा अगर ऐसे करते हो, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। क्योंकि सिर्फ मूल्य और खपत की बात नहीं, अभी आगे ऐसे सवाल मिलेगा जहां पे यूनिट कन्वर्जन का ही रोल है। ये मेन बेसिक बस तीन जो ये वेरिएबल मैंने बताया ना, इसी कन्वर्जन का रोल है, और इस पे कई तरह के सवाल बन सकते हैं, अभी आगे आपको मिलते जाएंगे। अच्छा आगे भी क्वेश्चन अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, वहां कमी थी यहाँ वृद्धि होती है, यदि कोई खरीदार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को, जो भी व्यय टोटल था, जो खर्चा था, पहले जैसे ही रखना चाहे तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? सेम व्यय उसको रखना है, तो आप प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, है ना, ऐसे कर लिया, आप लिख लें। अच्छा 25% था तो 25% को ऐसे अलग से कहीं एक बार बना लिया, तो 25 को 1/4 लिया, तो ये प्रारंभिक मूल्य है, ये प्रारंभिक मूल्य है। बात समझ रहे हैं? और एक बढ़ जाएगा तो जो नया मूल्य होगा ना, नया मूल्य वो कितना आ जाएगा, 5। तो यानी प्रारंभिक मूल्य पहले 4 था, बाद में कितना आ गया, 5। ठीक है, तो ये प्रारंभिक है और ये नया है, नए के लिए ये सारी चीजें हैं, और ये नए के लिए, वो प्रारंभिक के लिए। तो ये पलट जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि खपत जो है ना, उसका जो व्यय है पहले जितना रखना है, पहले जितना रखना है, तो आपको पता है जो प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपको ये पता है, तो भाई ये पलट जाएगा, तो ये 5:4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये 5:4 हो गया, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से एक्सपेंस देखेंगे तभी भी एक्सपेंडिचर आपको वही सेम यूनिट आ रही है, देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है, यानी अपना सही है। तो ये प्रारंभिक आपकी खपत हो गई और ये बाद की खपत होगी, यानी नहीं। तो बताओ कितना कम हुआ, एक किस पे कम हुआ, 5 पे। ठीक है, तो परसेंटेज कमी आ जाएगी
जो भी आपकी खपत में परसेंटेज की एक की कमी है किससे, 5 से गुणे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 20% की कमी। ये आंसर आ जाएगा। इतना आसान सवाल है, तो इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिंपली अगर आप समझते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे आप कर लेंगे तो आपको सिंपली सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, ये हैंगर 1 मिनट यार, ओ नो 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है, यहां पे हम थे, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे भाई, कितने परसेंट की कमी हो रही थी, यहाँ पे 25% की बढ़ोतरी हो रही थी, तो 25 को 1/4 लिखा, ये बढ़ के कितना हो गया 5, और यहां से कितनी कम हुआ, एक किस पे, 5 पे, है ना, तो 1/5 गुणे 100 कितना आ गया, 20% की कमी। तो इतना ही कर लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है 4:5 का वो बन रहा है प्राइस का रेशियो, तो क्वांटिटी का जो खपत का रेशियो 5:4 का बच जाएगा, सिंपली बस घट गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, आगे और भी तरीके के सवाल आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है, बस यूनिट कन्वर्जन समझना है चीजों को। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई तो कोई परिवार उस वस्तु पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा रखना चाहे तो, जो व्यय कह रहा है पहले जैसा, यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल जो व्यय है, टोटल जो खर्चा है वो पहले जितना ही रखना चाहिए, यानी सेम रखना है। तो यहां भी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q का ही रिलेशन है। ठीक है, चाहे तो परिवार द्वारा उस वस्तु के खपत में कितने परसेंट बढ़त करनी होगी। देखिए जब प्राइस कम होता है ना तो आप ज्यादा सामान खरीद के ला सकते हैं, कब, जब खर्च आपका समान हो, पहले जितना ही खर्च हो। अगर प्राइस कम होगा ना तो आप ज्यादा सामान लाते हैं, कब, जब खर्च आपका समान है। और अगर प्राइस आप बढ़ाते हैं ना और खर्च समान रखना है, प्राइस भाई सिंपली सब बढ़ गया, जैसे आप तेल खरीद के लाते हैं, दाल खरीद के लाते हैं, अगर उसका दाम बढ़ जाए और आप चाह रहे हैं महीने का जो भी खर्चा आपका उतना ही रखना चाह रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, तेल कम यूज करना पड़ेगा, दाल कम यूज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, तो खपत आपको कम करनी पड़ेगी। तो इस सवाल सिंपल क्या हो गया, 10% की कमी है तो 10% की कमी को 1/10 लिखा, ठीक है, कमी करके 9 हो गया। बात समझ रहे हैं, तो अब ये क्वांटिटी का रेशियो 9:4 आ जाएगा, एक बढ़ा किस पे बढ़ा, 9 पे ना, तो 1/9 गुणे 100 ये कितना आ जाएगा, 11 से 1/9% की क्या होगी, आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा एक लाइन में सवाल आ गया। बाकी ऐसे करेंगे तो मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय होता है या खर्च कह लीजिए, तो पहले कितना का रेशियो बनेगा, 10:9 का बनेगा, किसका, प्राइस का। देखिए पहले मूल्य का 10 था, बाद में ये मूल्य कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q की होगा, तो ये पलट जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये 9:4 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा खपत का, तो पहले 9 था, बाद में 10 हुआ, बढ़ा कितना, एक किसमें, 9 पे, तो 1/9 गुणे 100, यही आपका कितना आ जाएगा, ये 100 है, तो यही आपका कितना आ जाएगा, 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाएगी खपत में। तो ये सिंपल सवाल हो गया। अच्छा दूसरा देखते हैं। अब जैसे यहां पे इस सवाल को समझिए, ये जो सवाल है ना, इसमें जैसे बहुत लोगों को फार्मूला याद होता है, इस सवाल में फार्मूला में आपको दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है फार्मूले से नहीं लगेगा, लेकिन इसमें आपको दिक्कत होती है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगता है। अब इसमें 100 भी मान के अगर आप करते हैं तब भी आपको समय लगेगा, इस चीज को आप समझिए। जैसे जब डाटा आसान होता है तो आप 100 मान के कर सकते हैं, आप फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में अगर आप फार्मूला वाला काम करेंगे तो आपको लेंदी जाता है। लेकिन इस वाले में अगर अपने तरीके से करते हैं तो कैसे आएगा, देखना जरा। 16 से 2/3% है, और ये प्राइस की बात कर रहा है कि चावल के मूल्य में इतनी की वृद्धि होती है, किसी गृह स्वामी को उसकी उसकी खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ताकि चावल की खरीद के खर्च पे वृद्धि ना हो। मतलब जो भी चावल का टोटल खर्च है वो वृद्धि ना हो, यानी सेम रहे। तो यानी ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q का ही रिलेशन है, प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और ये वृद्धि हो रहा है मूल्य में। तो 16 से ये 2/3 का थोड़ा सा याद होना चाहिए, 1/6 होता है, ये सब थोड़ा सा याद रखिए। तो प्राइस पहले 6 था, ये प्रारंभिक मूल्य है ना, एक बढ़ के जो नया मूल्य हो गया वो आपका 7 हो गया। तो बताइए क्वांटिटी का रिलेशन 7:6 हो जाएगा, तो घटा कितना, एक किस पे, 7 पे, तो 1/7 गुणे 100, तो ये आ जाता है 14 से ही 2/7% की कमी। देखिए इतने में ही आपको आंसर आ जाता है, बाकी आप कुछ भी समझिए, कुछ भी करिए, उतना समय लगेगा। लेकिन ये बहुत आसान है, आपको दिख जाएगा 6:7 यानी 7:6 है, यानी 1/7 तुरंत कर दिया। मुझे लगता है ये 10 सेकंड के अंदर भी आप आंसर बता सकते हैं ऐसे सवाल के लिए, इस चीज को अगर अप्लाई आप करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, पहले प्रारंभिक 6 आ गया है ना, और बाद का एक बढ़ गया तो 7 हो गया, ये मूल्य का रेशियो आ गया। तो आप जानते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q के है, ठीक है, कब, जब आपका टोटल जो खर्च है वो नियत है तब। तो ये 7:6 का रेशियो आ गया, 7 में से एक अगर आप घटा देते हैं तो ये 6 बनेगा, यानी 7 से एक घट के 6 बन रहा है,
यानी 1/7 गुणे 100 यही आपका आंसर है। तो ये कितना आ जाएगा, 14 से 2/7 आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो ये आ गया। ये बहुत आसान सवाल होता है, इसके लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है, हर कोई सही करके आता है। अब ये क्या कह रहा है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। प्याज की कीमत जो है, जो भी प्राइस था 50% की वृद्धि हो गई। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए, मतलब जो भी महीने का खर्चा, जो भी खर्चा होता है उतना ही रखना है करने के लिए, उपभोग में यानी जो भी कंजप्शन है आपका, जो भी आप चीजें खाते पीते हैं, मतलब जो भी यूज करते हैं प्याज को, जहां भी यूज करते हैं, जो भी आपकी खपत है, कमी करने के लिए प्रतिशत क्या होगा, आपको व्यय उतना ही रखना है। तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, 50% की प्राइस में वृद्धि हो गई, 1/2 हो गया, यानी प्रारंभिक प्राइस थी, यानी प्रारंभिक मूल्य जो था 2 था, है ना, एक वृद्धि हो गई, अब नया जो मूल्य है ना वो 3 हो गया। तो बताइए क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कितना कम हुआ, 1 किस पे, 3 पे, तो 1/3 गुणे 100। तो आंसर कितना आ गया, 33 सही, 1/3% आ गया। इतनी कमी करनी पड़ेगी आपको, सिंपल। तो आप जैसे यहाँ पे भी देखेंगे भाई, नया पहले का मूल्य था 2 यूनिट, बाद का मूल्य हो गया 3 यूनिट, तो हम जानते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/Q के, तो जो प्राइस का रेशियो वो पलट के Q का रेशियो आ जाएगा, तो ये 3:2 आ जाएगा। अब 3 से 1 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 3 पे, तो 1/3 गुणे 100 यानी 33 से 1/3% हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लगा के दिखाया था कि अगर आप फार्मूला से भी करते हैं तो भी ये चीजें हो सकती है, लेकिन आप इतना लेंदी क्यों करेंगे। जैसे भाई मूल्य कितना बढ़ा, जैसे प्लस माइनस व्यय या खर्च, या खर्च यहाँ समझेंगे, प्लस माइनस मूल्य प्लस माइनस खपत प्लस माइनस मूल्य गुणे क्या होगा, खपत। बात समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे, ये प्लस बढ़ गया यानी मूल्य बढ़ गया 50, अब ये बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, तो हमने मान लिया ये प्लस ही ले लिया, मान लेते हैं अभी प्लस। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आपको पता है, जैसे अगर प्राइस आपकी बढ़ेगी, है ना, सिंपल सी बात है, आप ऐसे ही समझिए, व्यवहारिक समझिए, अगर किसी चीज का दाम बढ़ गया और आप चाहते हैं महीने का जो भी खर्चा है उतना ही रखना है, तो आप सामान कम खरीद के लाएंगे, तो यानी परसेंटेज भी कम हो जाएगा, यानी खरीद जो भी सामान आप लाते हैं उसके खरीद में परसेंटेज में, जो सामान लाने के जो भी है, जितने भी किलो लाते हैं, जो भी मात्रा लाते हैं, उसमें कमी करनी पड़ेगी, तब जाके आप महीने का जो भी खर्च है उतना ही रख सकते हैं। लेकिन कभी मान लीजिए दाल का, है ना, तेल का मान लीजिए जो है दाम जो है वो कम हो जाए, तेल का दाम कम हो जाए, है ना, और आप चाह रहे हैं कि जो है जो भी महीने का खर्चा है उतना ही रखना, तो आप तेल ज्यादा खरीद के लाएंगे, पकौड़े खाओ, कुछ भी खाओ, है ना, सब कुछ खाओ, तो ज्यादा खा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तेल आप खरीद के ला सकते हैं। तो सिंपल है, वो अपोजिट चलता है, एक प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस, तो ये प्लस, ऐसे ही चलता है, ठीक है। लेकिन तो इन्होंने, जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये समझाने के लिए लिया कि माइनस लें कि प्लस ले, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे। तो मैंने क्या किया भाई, एक चीजों को तो फिक्स कर दिया कि ये मूल्य बढ़ रहा है, तो मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने अपने मन से ही प्लस ले लिया, चलो प्लस ले लिया, तो यहाँ भी प्लस, ठीक है, तो प्लस प्लस गुणे प्लस प्लस ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस कर दिया। अब जब इनको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करोगे कि बाद में माइनस आ जाएगा, बाद में यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस कमी को दिखाएगा, याद रखना। और जब आप रियली में यहाँ माइनस ले लोगे तो माइनस आएगा ही नहीं, क्योंकि जब पहले आप सही ले लिए तो आप माइनस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप भूल के भी प्लस ले लेते हैं तो बाद में माइनस आ जाएगा, तो याद रखना ये कमी को दिखाएगा। क्योंकि कहीं कहीं ये पूछा जाता है, सिर्फ परसेंटेज नहीं रहता सवाल में, ये पूछ लिया जाता है कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। बात समझ रहे हैं? तो कभी आपके दिमाग में आप प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कंफ्यूज मत होना, बाद में माइनस आ जाएगा तो आप समझ जाना है कि ये कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये फार्मूला से भी ऐसे आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। अच्छा और देखते हैं और क्या है, और इसको मैंने 100 से भी मान के किया है। जैसे शुरू में मैंने एग्जांपल लेके आपको 100 का एक दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, मैं प्राइस मान लेता हूँ 100 यूनिट, क्वांटिटी भी मान लेता हूँ 100 यूनिट खपत है, और टोटल जो खर्चा है वो 10,000 है, ठीक है। अब 50% की वृद्धि होगी तो प्राइस 150 यूनिट हो गया, और इसमें कमी करनी पड़ेगी, तो हमने माइनस कर लिया, 100 माइनस एक्स कर लिया, और यही 10,000 हमें फिक्स रखना है, तो ये गुणे हो गए। इनको जब गुणा करके हल करेंगे तो देखिए एक्स बराबर 33 से 1/3% आ जाएगा, उससे भी। लेकिन हम इतना लेंथी क्यों करें, जब हमें ये पता है कि हम ये बेसिक से, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था अनुपातिक रेशियो से, उससे लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो पहले जैसे अभी तक आप खपत, मूल्य और उस टाइप की चीजें पाते थे, और उस पैटर्न पे नहीं है, लेकिन लगेगा, आपको लग रहा है उस पैटर्न पे नहीं, लेकिन लगेगा उसी पैटर्न पे ही। बात समझ रहे हैं? सवाल को बस दूसरी तरीके बदल दिया है, इसलिए मैंने बोला आपको कि आप अगर यूनिट ध्यान देते, यूनिट से सब सवाल लगेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे इसको समझते हैं फिर उसके बाद देखते हैं ये कैसे लगेगा, है ना। कह रहा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों, ठीक है, क्या कह रहा है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन में 20% की कमी आई। कहने का मतलब ये हो गया
कि कोई एक कंपनी थी, है ना, कोई एक इंडस्ट्री थी, उसमें जो भी सीनियर एम्प्लॉय थे, है ना, सीनियर एम्प्लॉय अगर वो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात ये है, आप ये समझना है कि अगर कोई नया नहीं आया तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा उस प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। टोटल जितना भी उत्पादन हो रहा होगा उसको कंपनी को कमी आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कर्मचारी कम हो गए। तो वही कह रहा है, तो इस 20% को ये समझना है, ये कर्मचारियों की संख्या थी। बात समझ रहे हैं? ये क्योंकि ये जितने भी सीनियर कर्मचारी थे, सीनियर एम्प्लॉय थे, वो सब रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। कमी हुई। कार्य करने के घंटों में क्या लिखा है, कार्य करने के घंटों में कितने परसेंट की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकता है। अब ये कह रहा है कि भाई बताइए कितना घंटा अब हम ज्यादा काम करें, जिससे जितना पहले प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही हो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपने व्यक्ति लिखा, तो यूनिट से अगर आप समझ लेते हैं तो इस व्यक्ति को मैंने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ रखना चाहिए था मुझे वस्तु पर घंटा। एक आदमी इतना वस्तु इतना आवर, इतना वस्तु पर आवर के हिसाब से वो प्रोडक्शन कर रहा है। बात समझ रहे हैं, उसका इफिशियंसी होगा। अब इसमें जब आवर से गुणा करेंगे तो ये वस्तु आ जाएगा, और यही टोटल वस्तु आपका ये प्रोडक्शन होगा, कुल उत्पादन होगा। लेकिन मैंने यहाँ व्यक्ति रख दिया जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आंसर हमें वही आएगा, बस समझने की बात है ना। यहाँ व्यक्ति का मतलब ये हो गया, ये इसकी इफिशियंसी है, उसकी क्षमता है, जो भी व्यक्ति रहा होगा। तो कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे आपसे ही बोला जाए कोई चीजें काम करने के लिए, तो आप कोई काम करेंगे तो उसमें समय लेंगे, क्योंकि आपके काम करने के साथ साथ समय भी बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मान लीजिए जैसे कोई आदमी है, वो कोई एक साइकिल बनाता है, एक साइकिल 1 घंटे में बनाता है, तो अगर वो 4 घंटे काम करेगा तो 4 साइकिल बना देगा, यानी 4 साइकिल का उत्पादन हो गया। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आदमी जैसे 1 घंटे में, मान लीजिए अगर 1 घंटे में अगर 4 टायर बनाता है या 4 पेन बनाता है, 4 मोबाइल बनाता है, तो 4 मोबाइल प्रति घंटा हो गया। अगर वो 4 घंटे काम करते था तो 16 मोबाइल उस कंपनी के बन गए। बात समझ रहे हैं? तो सिंपली भले हमने यहाँ पे व्यक्ति रख दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसकी ये इफिशियंसी, ये क्षमता है। क्षमता को हमने अगर और से गुणा कर दिया तो हमारा ये प्रोडक्शन आ जाएगा, ये टोटल वस्तु आ जाएगा जो भी बन के आएगा, उसी को यहाँ उत्पादन रख दिया गया है। बात समझ रहे हैं? तो अभी भी व्यक्ति से ही समझेंगे, लेकिन दिमाग में आपकी इफिशियंसी चलनी चाहिए। ठीक है। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति हमने यहाँ पे कर दिया, और ये आवर कर दिया यानी घंटा कर दिया, और यही हमारा टोटल प्रोडक्शन है, इसी को उत्पादन हो गया, उत्पादन। ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहा है, 20% की कमी हो रही है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, वरिष्ठ कर्मचारी उसमें, तो 20% की कमी होगी, तो 20% को 1/5 लिखा। जो प्रारंभिक पहले यानी प्रारंभिक प्रारंभिक जो कर्मचारी थे वो 5 यूनिट थे। ठीक है, 5 यूनिट। बाद में ये कर्मचारी कम हो गए, यानी 4 हो गया, एक की कमी आ गई, ये नए कर्मचारी हो गए, जो बाद की कर्मचारी है, सेवानिवृत्त के बाद की बात करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है सेवानिवृत्त के बाद की। ठीक है। अब आपको पता है ये जो उत्पादन है ना, इसको फिक्स रखना है। अगर ये वैल्यू नियत हो गई, नियत, अगर ये वैल्यू नियत हो गई तो ये व्यक्ति और घंटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी। सिंपल सा होता है, बहुत सारी जगह पीबी इक्वल टू एनआरटी जैसे आप पढ़े होंगे ना। और ये वैल्यू जब पूरी ये कांस्टेंट हो जाती है, अगर ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट हो जाएगी तो पीबी, ये सीधे नियत हो जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये कांस्टेंट, है ना। तो ये पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b की हो जाती है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे यहाँ पे ये चीजें हैं कि आपका क्या हुआ कि यहाँ पे उत्पादन सेम रखना है, तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो ये 4:5 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तब जाके ये चीजें नियत आएगी, क्योंकि तभी इसमें 5 × 20 आएगा, तभी ये 20 आएगा, ये वैल्यू तभी आ रही है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब क्या कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि घंटा कितना बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रारंभिक घंटा है और ये बाद का घंटा है। ठीक है। तो पहले 4 घंटा 4 यूनिट था, बढ़ गया 1 यूनिट, है ना, तब जाके 5 हुआ। तो बढ़ा किस पे, 4 पे, तो 1/4 × 100, यही आपका 25% आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हो गए और आप चाह रहे हो जितना पहले प्रोडक्शन होना था उतना ही प्रोडक्शन रखना है, तो जो बच्चे कर्मचारी हैं उनसे अगर 25% ज्यादा, जितना काम करते थे पहले लोग, उससे अगर 25% ज्यादा काम कराओगे, तो पहले की जितना प्रोडक्शन था उतना प्रोडक्शन ही होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये देख रहे हैं, सवाल है दूसरे टाइप का, लेकिन लगा उसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे के सवाल। तो इन सब सारी बेसिक चीजों को आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, ये आ गया। ठीक है। ये नए वीडियो में मैं कर दूंगा, नए वीडियो में इसमें काफी क्वेश्चन है, करीबन 6 7 8 क्वेश्चन होगा, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो नए लेक्चर में, और जो भी लेक्चर 6 बनाऊंगा उसमें ये चीजें, इस टाइप के सवाल बता दूंगा। इसी के हिसाब से करना, कोई फार्मूला मत याद करिए, इसी बेसिक तरीके से करिए, इसी कॉन्सेप्ट से करिए, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एक्यूरेसी हमेशा 100% रहती है। तो ठीक है, यही रखते हैं। और जो है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक तो जरूर कर दिया करिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चीज़ें अच्छी है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।